चैनपुरवा गांव है, वहाँ पर अमूमन ये शिकायत रहती थी कि वहाँ पे कच्ची शराब बनाई जाती थी। तो एक अभियान के तहत अवेयरनेस ड्राइव्स वहाँ पे की गई, मोटिवेशन किया गया, जिसके तहत कुछ उसमें हम लोगों को समय लगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो समूह की महिलाएं हैं वो साथ में होकर अब वहाँ पे हमने उन्हें ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दिया है। लास्ट ईयर ही हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे उनको बी कीपिंग से और दिया जो बनाया जाता है, बी कीपिंग में जो शहद बनता है उसका एक बाई प्रोडक्ट वैक्स है, तो वैक्स से दिए भी बनाए जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। और दिवाली में इसका हम लोगों ने इनको मार्केटिंग से जोड़ते हुए एक बहुत अच्छा मार्केट प्रोवाइड किया है और काफ़ी इन महिलाओं को प्रॉफिट भी हुआ है। जो हमारे शहर में स्कूल्स हैं उसमें स्मार्ट क्लासेस के लिए और स्कूल्स के जीर्णोद्धार के लिए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन है जो सामने आए हैं, वो अपना जो पूरा सहयोग है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ हमने जनपद बाराबंकी में 75 स्मार्ट क्लासेस जो हैं उनको इस्टेब्लिश भी करा लिया है। और हमारे कुछ शहरी स्कूल्स हैं उसमें जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ हमारे स्वयंसेवी संगठन है और कुछ अच्छे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें CSR में एक्टिविटीज़ करनी होती है उन्होंने भी इन स्कूल्स को अडॉप्ट किया है। तो हमारा पर्पस है बहुत जल्दी इन स्कूल्स की स्थिति भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उनमें और प्राइवेट स्कूल्स में कहते हैं ना अच्छा खासा कंपटीशन आ जाएगा। किसी भी समाज में समाज की तरक्की के लिए महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारतीय समाज में शुरू से ही महिलाओं ने आगे बढ़कर समाज को अपना नेतृत्व प्रदान किया है। हमारे साथ ऐसी ही एक तेजस्वी महिला हैं, एकता सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि IAS ऑफिसर हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की सदस्य हैं और बाराबंकी जनपद में मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व निभा रही हैं। एकता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी का जो दायित्व होता है, किसी भी जनपद में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये पद होता है। और रेवेन्यू और पुलिस से संबंधित कार्य, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों को अगर हम एक किनारे करें तो शेष लगभग सभी कार्य CDO के अंतर्गत होते हैं। उन कार्यों की मॉनिटरिंग CDO को करनी होती है और एक युवा IAS अफसर के तौर पर ये जिम्मेदारी बाराबंकी जैसे बड़े ज़िले में एकता सिंह जी निभा रही हैं। एकता जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने परिवार, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं और माता पिता का कितना सहयोग मिला आपको अपने छात्र जीवन में जब आप तैयारी कर रही थी। मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म आगरा में हुआ और मेरी स्कूलिंग भी आगरा से ही संपन्न हुई। उसके बाद मैंने अपना जो इंजीनियरिंग है, मैं बेसिकली BTech ग्रेजुएट हूँ IIT BHU से। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन हासिल की IIT क्रैक करके। मेरे पेरेंट्स बोथ ऑफ देम, मदर एंड फादर, दोनों डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं और बचपन से ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जब मैंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो सदैव ही उनका एक मोटिवेशन रहा। एक बचपन से ही एक एनवायरनमेंट मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। बचपन से ही आपको अगर सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का, सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसी की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। एकता जी, जब आप जूनियर क्लासेस में थी, 8th 9th या 7th 8th में आप रही होंगी, क्या उसी समय मन में एक इच्छा आई कि सिविल सर्विसेज की ओर जाना है या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आपने इस तरह का कोई डिटर्मिनेशन लिया, मन में एक इच्छा शक्ति आपके जागृत हुई? एक भाव सिविल सर्विसेज में जाने का तो बचपन से ही था, लेकिन 10th के बाद 11th 12th और इस सब में मेरा पूर्ण फोकस ग्रेजुएशन पे था। बहुत ज़रूरी है एक अच्छी जगह से ग्रेजुएशन हासिल करना, तो मेरा पूरा जो मेहनत थी 11th 12th में वो IIT की प्रिपरेशन में थी, क्योंकि उसमें PCM में हम लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है और काफ़ी इंटेंस एग्ज़ाम होता है वो भी। तो पूरा फोकस उस टाइम पे IIT पे था और फिर उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। अच्छा, ये जो सिविल सर्विसेज हैं हमारे यहाँ अभी, हमारे देश में अभी भी इनका क्रेज टॉप पर है और इस युग में जबकि MNCs का युग है, बहुत बड़े बड़े करोड़ों तक के पैकेजेस मिलते हैं लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और
पैसे की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन इन सर्विसेज में जो गौरव है और जो सेवा करने का अवसर है, अपने देश के लिए कुछ करने का, हज़ारों लोगों के लिए आप एक साथ हज़ारों की लाखों की जनसंख्या के लिए काम करने का मौका आपको मिलता है, तो कितना आनंद आ रहा है, कितना आप एंजॉय कर रहे हैं इस सर्विस को? ये आपने बहुत बड़ी बात की है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो यूथ है हमारा, वो इस सर्विस की तरफ अट्रैक्ट इसीलिए होता है क्योंकि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब आप नोटिस करेंगे, हम अपने प्रतिदिन में, दिनचर्या में ही अगर किसी एक व्यक्ति की हेल्प कर दें तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि सफल हो गया। एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, रात को अच्छे से आपको नींद आती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। तो आप खुद सोचिए कि हम लोगों को इस सर्विस के माध्यम से प्रतिदिन अनेकों लोगों को हेल्प करने का मौका मिलता है। अनेकों लोग आते हैं समस्या लेके, उसका निस्तारण हम लोग करते हैं, टाइमली निस्तारण करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समस्या के निस्तारण के बाद धन्यवाद ज्ञापित करने आते हैं, बताने आते हैं कि ये चीज़ इतने दिनों से नहीं हो पा रही थी और हो गई। ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मुझे लगता है बहुत बड़ा मोटिवेशन है काम करने का। जो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है, कुछ अच्छा करने के बाद जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस खुद को मिलते हैं, और अंदर अंदर कई बार आप मुस्कुराते हैं, आपको लगता है, आपका दिल भी मुस्कुराता है जब आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो गया आपसे, लगता है कि हमारा व्यक्तित्व या इस धरती पर ईश्वर ने हमें भेजा तो हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट भी आप रहीं कुछ जनपदों में, और अब एक मुख्य विकास अधिकारी का बड़ा पद हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में माना जाता है। तो किस तरह की ड्यूटीज़ हैं, किस तरह का काम यहाँ पर परफॉर्म करना होता है, और आप बाराबंकी जनपद को, जो कि लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है, किस रूप में आप इस जनपद को एक तेज गति में, विकास की तेज गति की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं? जनपद बाराबंकी अपने आप में एक बड़ा जनपद है। यहाँ पे 15 ब्लॉक्स हैं, 15 विकास खंड हैं जो मेरे अंतर्गत आते हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र भी यहाँ का बड़ा है, 13 नगर निकाय हैं यहाँ पर। रूरल में जैसे कि आप देखते हैं कि अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, NRLM है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन है। इसके अतिरिक्त हमारी काफ़ी सारे डेवलपमेंटल हेतु कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं। इन सभी की मॉनिटरिंग का दायित्व रहता है। इन सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग का बेसिकली जो अनेकों पॉजिटिव योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचानी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य हमें दिया गया है, उसकी रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी रहती है। तो इन्हीं योजनाओं के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पात्र है, प्रत्येक व्यक्ति जो कहते हैं कि लाइन के एंड तक जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको इस योजना का बेनिफिट मिलना चाहिए। यही हमारा टारगेट रहता है कि जो भी व्यक्ति पात्र है उस प्रत्येक व्यक्ति तक ये योजना पहुंचे, ये लाभ पहुंचे, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे समूह का गठित करके समूह को एक संचालन के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करना हो, उनको सहायता प्रोवाइड करनी हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी हो, चाहे मनरेगा जो इतनी पूरे भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसको रोजगार की आवश्यकता है, जो रोजगार चाहता है, उसको रोजगार प्राप्त कराना, सही ढंग से उस योजना का संचालन हो रहा है, लोगों को सोशल ऑडिट के से उनका फीडबैक प्राप्त करना, ये सभी संचालन का दायित्व रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे हमारी आवश्यकता है हम उस तक पहुँच सके। बहुत अच्छी ये भावना है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जिसे आपकी आवश्यकता है, जो एक अधिकारी के रूप में आपका सहयोग चाहते हैं, उन तक आप प्रयास करती हैं कि सरकार वहाँ तक पहुँचे और आपकी व्यवस्थाएं वहाँ तक पहुँचे। ग्राम पंचायतों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, पंचायती राज एक्ट आने के बाद जिस तरह से पंचायतों के अधिकार बढ़े और लगातार उनके अधिकारों को और बढ़ाया जा रहा है, आर्थिक रूप से भी उन्हें सक्षम बना दिया गया है, वो अपने डिसीजंस लेते हैं खुद। एक शिकायत आती है कि गांव में प्रधान जी जो एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट हैं सिस्टम की, लगभग 40% हम कह सकते हैं, कई बार लगभग आधा गाँव, कई गाँव में ऐसा होता है कि आधा गाँव ऐसा था जिसने किसी और को वोट किया था, बट प्रधान जी जीते वहाँ पर। तो गांव में ग्रुपिज्म है, राइवलरी है। ऐसे में योजनाएं निष्पक्ष रूप से सभी ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचे, ये एक चुनौती, बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम में प्रधान या जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो अपने खास लोगों को पहले लाभ पहुँचाना चाहते हैं, जिनकी सहायता से वो निर्वाचित हुए हैं। तो इस चुनौती का आप लोग कैसे सामना करते हैं? इस तरह की जो शिकायतें आती हैं, और आप कैसे ये सुनिश्चित करते हैं कि ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ नीडी पर्सन को पहले योजनाओं का लाभ मिल जाए?
जैसे कि आप अवगत हैं, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO कार्यरत रहते हैं और ग्राम पंचायत लेवल पर पंचायत अधिकारी, पंचायत सचिव कार्यरत रहते हैं। पंचायत सहायक भी वहाँ पे नियुक्त हो गए हैं। इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं, हम लोग प्रत्येक प्रधान से कोशिश करते हैं कि सभी से संवाद स्थापित कर जूम के माध्यम से या मीटिंग कॉल कर हम सभी से बातचीत करें, एक उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करें। और मोस्टली ऐसा हो भी रहा है, ग्राम पंचायतों में इस तरीके की अमूमन शिकायतें मेरे पास नहीं आती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सचिव और प्रधान में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। अगर सामंजस्य से वो कार्य करेंगे तो उनको ये इंश्योर करना है कि प्रत्येक मजरे को, उस ग्राम पंचायत का प्रत्येक मजरा है, उनको ये बेनिफिट पहुंचे। मोस्टली ऐसा सुनिश्चित हो रहा है। और जहाँ पे भी अगर कोई शिकायत आती भी है तो एक उन लोगों से संवाद स्थापित करके समस्या का निस्तारण कराया जाता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बाराबंकी जनपद में किन योजनाओं पर खास तौर से आप व्यक्तिगत रुचि लेके काम कर रही हैं, और जिससे कुछ गांव में एक एसेट लेवल पर हम एसेट क्रिएशन भी हो, साथ ही साथ कुछ इनोवेटिव काम इस तरह का जो लंबे समय तक लोगों के जीवन शैली को और जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में काम कर सके। कुछ काम हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप अवगत हैं कि जो SHGs हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं को संगठित करके SHGs का फॉर्मेशन कराया जाता है। तो हम लोग मनरेगा के माध्यम से वर्कशेड्स, जहाँ पे ये समूह की महिला, जैसे हम लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, वर्कशेड उसी तरीके से ऑपरेट करता है। वहाँ पे वो महिलाएं एकजुट होकर एक साथ बैठकर जब काम करती हैं तो उनको आसपास लोगों को देख के मोटिवेशन होता है और एक एफिशिएंसी उनके काम में आती है। तो एक वर्कशेड बनाया जा रहा है। साथ ही समूह को संगठित करके एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। हमारे यहाँ सूरतगंज ब्लॉक में चैनपुरवा गाँव है, वहाँ पर अमूमन ये शिकायत रहती थी कि वहाँ पे कच्ची शराब बनाई जाती थी। तो एक अभियान के तहत अवेयरनेस ड्राइव्स वहाँ पे की गई, मोटिवेशन किया गया, जिसके तहत कुछ उसमें हम लोगों को समय लगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो समूह की महिलाएं हैं वो साथ में होकर अब वहाँ पे हमने उन्हें ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दिया है। लास्ट ईयर ही हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे उनको बी कीपिंग से और दिया जो बनाया जाता है, बी कीपिंग में जो शहद बनता है उसका एक बाय प्रोडक्ट वैक्स है, तो वैक्स से दिए भी बनाए जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। और दिवाली में इसका हम लोगों ने इनको मार्केटिंग से जोड़ते हुए एक बहुत अच्छा मार्केट प्रोवाइड किया है और काफ़ी इन महिलाओं को प्रॉफिट भी हुआ है। तो जब महिलाएं देखती हैं कि ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उनको इतना प्रॉफिट दे रहा है तो वो इसके लिए और मोटिवेट होती हैं, और ये उस गाँव में हो रहा है। ऐसे ही मॉडल बी कीपिंग का, वैक्स मेकिंग का, दिया मेकिंग का हम लोगों ने और भी गांव में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक ये है जो समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। एक और इनिशिएटिव है, अगेन जैसे कि कहते हैं ना, प्रेरणा से आजीविका वाला जो कॉन्सेप्ट है। हमारी जो सभी महिलाएं हैं वो सक्षम हैं, उनमें अनेकों मतलब गुण हैं। तो एक जैसे कि कहते हैं कि कुकिंग के स्किल्स भी उनमें अच्छे हैं। तो हमारे प्रत्येक विकास खंड पर और प्रत्येक CHC पर हम लोगों ने इंश्योर किया है प्रेरणा कैंटीन का संचालन शुरू हो गया है इन हर जगह पे। एक ये छोटा सा कैफेटेरिया टाइप का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो वहाँ पे कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, और जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वहीं से सामग्री, कुछ खाने पीने की, लंच है या ब्रेकफास्ट है, कुछ भी, तो वो खरीदें और उसका उपयोग करें। विकास भवन में भी ये प्रेरणा कैंटीन का संचालन विगत 3 महीने से हो रहा है और अच्छा खासा उन लोगों को इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। जननी सुरक्षा योजना, जिसमें कि जो महिलाएं हैं उनको जिनका डिलीवरी होती है, उनको जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसको भी हम लोगों ने इंश्योर किया है कि समूह के माध्यम से ही वो खाने पीने की डिलीवरी इंश्योर हो। तो एक तरीके से उनको आजीविका भी मिल रही है और सभी हमारे जो लाभार्थी हैं उनको एक शुद्ध और मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं हाइजीनिक खाना प्राप्त हो रहा है। तो एक ये पॉजिटिव पहल है जो की गई है। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत आप अवगत ही होंगे, अमृत सरोवर हम लोग बृहद रूप से बना रहे हैं। 225 अब तक अमृत सरोवर चयनित हो गए हैं, जिसमें 76 पे अभी काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम लोगों का टारगेट है कि आने वाले कुछ महीनों में ये हम लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट उस गांव की, जैसे कहते हैं गांव में एक
गरिमा के रूप में, गांव में एक मोटिवेशन के रूप में वो कार्य करेगा, जहाँ पे एक ब्यूटिफिकेशन उसका कराया जा रहा है और जल संचयन भी वहाँ पे प्राप्त होगा। जल संचयन के लिए एक और हम लोगों ने एक्टिविटी की है, जिसमें कैच द रेन के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। विकास भवन में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, सभी हमारे ब्लॉक्स में और सभी कस्तूरबाओं में ऑलरेडी स्टैब्लिश है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, और अब हम लोगों का टारगेट है कि सभी पंचायत भवनों में भी हमें इसे इंस्टॉल कराना है जल्द से जल्द। हमारे, मुझे ऐसा लगता है, करीब 130 पंचायत भवनों में भी कार्य चल रहा है, बाकी में भी हम लोग जल्दी ही सुनिश्चित करा लेंगे। इससे आप लोग ये देखेंगे कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि बहुत ही, जैसे कहते हैं जल ही जीवन है वाला जो कॉन्सेप्ट है, जल अगर हम लोग संरक्षित कर लेते हैं आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होगा। साथ ही खेल के मैदानों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों में ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी सारे ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है। एक हम लोगों ने और इनिशिएटिव लिया है जो वृक्षारोपण के तहत अमृत वन का कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक अमृत सरोवर पे तो एक अमृत वन बनना ही है। साथ ही जो हमारा वृक्षारोपण, जब कम्युनिटी प्लांटेशन करते हैं, हम लोग इस बार ये इंश्योर कर रहे हैं जो हमारे मैसिव कम्युनिटी प्लांटेशन है वो ऐसी जगहों पे हों जहाँ पे ग्रामीणों का आवागमन रहता है, जैसे हमारे पंचायत भवन है या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर किसी खुले एरिया में हम लोग ऐसे मैसिव प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग संरक्षित करें फेंसिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से, क्योंकि हम लोगों का टारगेट सिर्फ प्लांटेशन करना नहीं, हमें ये इंश्योर करना है कि ये प्लांटेशन सस्टेन करें। और हम ये इंश्योर करेंगे कम्युनिटी साइट्स जो है इनको हम अडॉप्ट भी करवा रहे हैं सरकारी अधिकारियों द्वारा, जिससे उनके अंदर एक फीलिंग आए कि ये मैंने अडॉप्ट किया है, मुझे इंश्योर करना है कि पेड़ सर्वाइव करे। तो इसमें ऑफिसर्स के साथ साथ समाज के जो अन्य प्रबुद्ध लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं या टीचर्स हैं, जो भी लोग हैं, प्रधान हैं, पूर्व प्रधान, जो भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अवेयर्ड हैं पर्यावरण को लेकर, उनको भी अगर उनकी भी पार्टनरशिप इसमें मेंटेन की जाए तो मुझे लगता है कि इसका दायरा और बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो हमारे शहर में स्कूल्स हैं उसमें स्मार्ट क्लासेस के लिए और स्कूल्स के जीर्णोद्धार के लिए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो सामने आए हैं। वो अपना क्या कहते हैं, अपना जो पूरा सहयोग है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ हमने जनपद बाराबंकी में 75 स्मार्ट क्लासेस जो हैं उनको इस्टेब्लिश भी करा लिया है। और हमारे कुछ शहरी स्कूल्स हैं उसमें जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ हमारे स्वयंसेवी संगठन है और कुछ अच्छे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें CSR में एक्टिविटीज़ करनी होती है, उन्होंने भी इन स्कूल्स को अडॉप्ट किया है। तो हमारा पर्पस है बहुत जल्दी इन स्कूल्स की स्थिति भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उनमें और प्राइवेट स्कूल्स में कहते हैं ना अच्छा खासा कंपटीशन आ जाएगा। ये निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी बात है, सुखद है कि आप प्राइवेट स्कूल्स के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स को कम्पीट कर रहे हैं और स्मार्ट क्लासेस, वहाँ पर डिजिटल क्लासरूम, ये सारी चीज़ें अगर आप देने जा रहे हैं तो वो परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो गांव के लोग हैं, जो जिनके पास बहुत धन नहीं है, वो भी अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा दे पाएंगे आसानी से, जो उनके लिए एक सपने की तरह होती है कि बहुत अच्छे स्कूल में या इंग्लिश स्कूल्स में बच्चे पढ़ें और जहाँ पर सारी आधुनिक सुविधाएं हों। CDO साहब, हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं और चूँकि गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है गाँव की ओर, अर्बन एरियाज़ में तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लगी हैं और चूँकि लोग भी पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं शहरों में तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी ज़्यादा हैं। ग्राम पंचायतों को एक आत्मनिर्भर यूनिट के रूप में विकसित यदि किया जाए, जो वहाँ की जनसंख्या है उसके लिए लोकल मार्केट वहाँ पर हो, दुकानें उपलब्ध हों, लोकल वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी इस तरह की हो जो लोकल वहाँ पर खपत है, उसी गांव में जिन मार्केट प्रोडक्ट्स की खपत है उन चीज़ों की, जैसे आपके स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं को आप सक्षम बना रही हैं, तो क्या इस तरह से भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम अपनी ग्राम पंचायतों को एक संपूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएँ कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं बनाएँ, स्वयं अपने मार्केट में बेच लें और उनका आर्थिक विकास हो, जिससे कि उन्हें रोज़गार के लिए बड़े शहरों की ओर भागना ना पड़े, मजदूरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि हम देख चुके हैं अभी कोविड में कि जो प्रवासी मजदूर हैं कितनी असुविधा उन्हें होती है, बाहर जाने के बाद आपदाओं में भाग के वापस आना पड़ता है। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे जनपद में जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टॉल है, और साथ ही हमारे समूह की महिलाओं द्वारा जो केले का रेशा है उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जलकुंभी है उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं,
होली के टाइम गुलाल वगैरह बनाए जाते हैं, राखी बनाई जाती हैं, बहुत सारे अनेकों प्रोडक्ट्स हैं, मटके जो अलग अलग हैं, मिट्टी के, गोबर के कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं जो बहुत ही सेल्फ सस्टेनेबल हैं। इसके लिए हम लोग हमारे अनेकों जगह पे, मैं स्टार्टिंग विकास भवन से कर रही हूँ, हम लोग एक ODOP गैलरी यहाँ पर बना रहे हैं जहाँ पे सभी जो उत्पाद हैं की प्रदर्शनी रेगुलरली लगी रहेगी। इससे एक लोगों को जानकारी रहेगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम अमूमन और दूसरी जगहों से खरीदते हैं ये सब तो लोकली अवेलेबल है, लोकली महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। एक मार्केटिंग है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोकली बनाया जाना, लोकली यूज होना, वर्कशेड जो है जो समूह के, उसका पर्पस ही यही है कि वहाँ पे एक विस्तृत रूप से बनाया जाएगा, उसको मार्केट लिंक करके। सबसे पहले तो हम लोकल मार्केट से ही उसको लिंक करेंगे। ऐसे ही काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो स्वयं ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं, सब्जियां उगा रही हैं, फ्रूट्स उगा रही हैं, उसको भी हमने लोकल मार्केट में हम लोगों ने उनको इस्टेब्लिश कराने के लिए वी आर वर्किंग। और ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि समस्त जो लोग हैं उनको जानकारी हो कि ये प्रोडक्ट्स भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी के हैं जितने ही बाकी सब हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट दीज प्रोडक्ट्स इनरोल्ड इन हमारे फ्लिपकार्ट और अमेजोन इन प्लेटफॉर्म्स पर भी, और लखनऊ क्योंकि हमारा नियरेस्ट मार्केट है वहाँ पे भी हम लोग करा रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी हम लोग इंश्योर करा रहे हैं, लेकिन ये भी हम लोगों को साथ में इंश्योर कराना है कि इनको जितना ज़्यादा मार्केट मिलेगा उतना ज़्यादा इनको मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें ग्लोबल मार्केट भी देने का प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन ऑप्शंस के ज़रिए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे तो ग्लोबल मार्केट है पूरी, और शहर में भी एक इनकी प्रोडक्ट्स की एक शोकेसिंग हो जाए, कोई एक ऐसा परमानेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर कहीं बन जाए जहाँ साल भर ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो और शहर के लोग और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ से खरीदारी कर सकें। एक प्रश्न मैं और करूँगा कि CDO का जो दायित्व है वो बहुत बड़ा है और तमाम प्रकार के, मुझे लगता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर तरह से आपको काम चारों दिशाओं में करना होता है। बाराबंकी में आपने कुछ ऐसी खास चीज़ें देखी हैं, स्पेशल पोटेंशियल क्या है इस ज़िले का? अगर इस ज़िले को विकसित ज़िला अगर बनाने की बात हम कर रहे हैं, हालांकि तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है, बट आपने क्या पोटेंशियल यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वो प्रशासन का सहयोग लेकर अपने विकास की गति को तेज करें? मेरा ऐसा मानना है कि जो ODOP है उसमें हैंडलूम के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी समूह की महिलाएं जो अभी डाइवर्सिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जलकुंभी से और बनाना के रेशे से, इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ये सारा एक डाइवर्सिफिकेशन अगर हम उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए मनरेगा बहुत अच्छी योजना है, वो 100 दिन उसमें उनको रोजगार श्योर शॉट प्रोवाइड होता है। उसके अतिरिक्त ये सब लोग इन सारे आयामों से भी जुड़ सकते हैं। उससे ये रहेगा कि पूरे 365 डेज में वो किसी ना किसी वर्क से जुड़े रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं दीदियों से मिलती हूँ समूह की, उनसे बात करती हूँ, उनके अंदर एक एंथुजियाज्म है काम करने का। उनको बस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको बस एक अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है। तो उनसे खुद मिलके एक मैं पॉजिटिव फीलिंग के साथ भर जाती हूँ। तो मैं बस सभी को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग आगे आइए। अगर आपको जिला प्रशासन की आवश्यकता है किसी भी चीज़ की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत ही जल्द अभ्योदय योजना के तहत भी हमारी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। तो हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल हो, IIT हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, मतलब सिविल सर्विसेज हो, तो उसके लिए सभी के लिए जिला प्रशासन खुद आगे आकर हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉपर हम लोग क्लासेस के माध्यम से जानकारी दे सकें। काफ़ी बच्चे उसमें एनरोल हुए हैं, बट आपका ये प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से मैं सभी को इस योजना के बारे में बताना चाहती हूँ। आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। वो बच्चा जो जिसको नहीं समझ में आ रहा कि हाउ टू प्रोसीड, उसके लिए एक कदम, जैसे कि हम कहते हैं शिक्षा की ओर, आगे हायर एजुकेशन की ओर, दे कैन टेक दिस स्टेप। बाकी सभी लोगों से, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें हम लोग विकास भवन में, कलेक्ट्रेट में, सभी तहसीलों में, ब्लॉक ऑफिस पे सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। सुबह का जो टाइम है उसमें जन सुनवाई में हम लोग वैसे भी आप लोगों के लिए ही वहीं पे बैठते हैं, और आप लोगों की कुछ भी समस्या होती है, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि समस्या लेकर अवश्य आएँ। और जो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि एक महिला अधिकारी के रूप में मैं सभी से यही उम्मीद करूंगी कि अगर मैं महिलाओं की कुछ समस्याएं सॉल्व कर पाई जो वो किसी से नहीं कह पा रही थी, या कोई और दिक्कत उन्हें हो रही थी, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूंगी।
बहुत अच्छी बात कही है सीडीओ साहब ने, एकता जी ने, कि महिलाएं जो हैं वो हमारी पूरी सोसाइटी का 50% पोटेंशियल हैं, मतलब आधा समाज हमारी आधी आबादी। तो आधी आबादी अगर कमज़ोर है तो हम कतई विकास की ओर नहीं जा पाएंगे। आधी आबादी के कमज़ोर होने का मतलब यही होगा कि हमारे शरीर के आधे अंग नहीं काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और आप बहुत संवेदनशील हैं। महिलाओं के सक्षम बनने से अपने आप उन परिवारों का विकास हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं अगर किसी परिवार में पिता मेहनत कर रहा है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ की माता भी यदि सक्षम होगी तो वहाँ की बेटियाँ भी सक्षम होंगी, बेटे भी सक्षम होंगे, और पूरे परिवार की जो प्रगति है उसकी रफ्तार 2 गुना हो जाएगी अगर हस्बैंड वाइफ या पुरुष महिलाएं सभी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न हम और करेंगे आपसे कि कई बार हम ये देखते हैं कि योजनाएं जो हमारी सरकार लॉन्च कर रही है, आप लोगों के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मंचों पर बातें आदर्श की होती हैं, व्यवस्थाओं को बेहतर कराने का प्रयास भी होता है, लेकिन धरातल पर रिजल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं? क्या उस तरह के परिणाम आ रहे हैं जो आप देखना चाहती हैं? पूरी टीम का जो आपके नीचे टीम काम कर रही है, ब्लॉक्स में जो टीम काम कर रही है या ग्राम पंचायतों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका कमिटमेंट लेवल क्या है? कितने समर्पित हैं अपने काम के प्रति? जो लोग आपके यहाँ शिकायतें लेके आते हैं जन सुनवाई में, IGRS में, उनको आप कैसे ये सुनिश्चित करती हैं कि बहुत अच्छे अनुभव के साथ वापस जाएं? क्योंकि जो लोक सेवक का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में जो अवधारणा है कि लोक सेवक जो है वो प्रशासक की भी भूमिका में है, लेकिन अल्टीमेटली वो पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में भी है। तो लोक सेवक को सेवा करनी है, जनता की, लोक की सेवा करनी है। तो ये आप कैसे इंश्योर कर रही हैं कि आपसे मिलके जाने वाला या आपके BDO साहब से मिलके जाने वाला व्यक्ति, DDO से, अन्य अधिकारियों से मिलकर वापस जाने वाला व्यक्ति संतुष्ट होके जाए और उसे एक सम्मान के भाव के साथ वापस जाए कि ये सिस्टम, ये व्यवस्था हमारी है, हम यहाँ पर आए हैं आवेदन लेके, तो हम कोई याचक नहीं हैं, ये हमारा सिस्टम है और हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हमें यहाँ पूरा सम्मान मिल रहा है? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आए, देखिए वो अपनी समस्या लेकर आया है, वो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है। हमें ये इंश्योर करना है कि हमें उसको सबसे पहले ये सेंस ऑफ पॉजिटिविटी उसे फील होनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं, हमारी समस्या सुनी गई। तो मैं ये सबसे पहले तो मैं इंश्योर करती हूँ कि कोई व्यक्ति बाहर वेट ना करे, क्योंकि हमारे ऑफिसेज में जो चेयर्स लगी हैं वो बैठें, गर्मी का मौसम है या ऐसी कोई दिक्कत है तो उनको पानी की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे सभी ऑफिसेज को निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, सभी ऑफिसेज ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पीने की पानी की व्यवस्था तो बेसिक है वो होनी चाहिए, साथ ही उसकी समस्या सुनी जाए। देखिए हम लोग जितनी अच्छी मॉनिटरिंग कर लेंगे अपने अधीनस्थों की, जितने अच्छे से ये इंश्योर कर लेंगे कि उनके पास कब वो समस्या आई, कितने दिन का उन्होंने समस्या का निस्तारण में समय लिया और क्या निस्तारण किया, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने ऑफिसेज में स्पेसिफिकली कुछ रजिस्टर्स बनाए हुए हैं। जन सुनवाई का रजिस्टर अलग है, IGRS का अलग है, साथ ही हमारा जो तहसील दिवस होता है उसका रजिस्टर अलग है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि समस्या आने के बाद कितने दिनों में उसका निस्तारण हो रहा है, उसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। अगर हम फॉलोअप कर लेंगे, अगर हम एक बार रैंडमली फ़ोन करके उस व्यक्ति से जिसकी समस्या, उसका देखिए फ़ोन नंबर एप्लीकेशन में अमूमन लिखा होता है, उससे अगर पूछ लेंगे कि आपकी समस्या का ये निस्तारण हुआ है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, तो एक अगर फीडबैक हमें फीडबैक मिलेगा, उसी से हमें पता चलेगा कि किस स्तर का निस्तारण हो रहा है। तो एक ये फीडबैक लेने का हम लोगों ने मैकेनिज्म बना रखा है, जिससे फीडबैक भी लिया जाता है और ट्रैक भी की जाती है कि समस्या कब आई और कब उसका निस्तारण किया गया। तो यही हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रयास करते हैं जिससे जो व्यक्ति यहाँ आए, एक तो उसको सम्मान पूर्वक ट्रीट करना, उसकी समस्या सम्मान पूर्वक सुनना और टाइमली उसका निस्तारण हो, इसके लिए एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं। सीडीओ साहब, गांव से जो पलायन होता है शहरों की ओर, लोगों को कुछ मूलभूत सुविधाओं की तलाश में वो शहर की ओर बढ़ जाते हैं, गांव में अपने पुरखों की ज़मीन, अपने घर छोड़ देते हैं। पलायन का एक बड़ा कारण तो रोज़गार रहता है कि कहीं ना कहीं जीवन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है सभी को, तो रोज़गार एक कारण रहता है। बिजली और मूलभूत जो सिविक सर्विसेज हैं कि बिजली, पानी, सड़क, ये व्यवस्थाएं, आवास, आप ये देख पा रही हैं क्या कि कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में जैसे जैसे योजनाओं का फोकस गांव की ओर बढ़ा है, पलायन रुक रहा है, या पलायन को रोका जाए और गांव में ही वो सारी व्यवस्थाएं, जीवन शैली बेहतर हो जाए, जिससे शहर ओवरबर्डन ना हो? ये भी एक बड़ी चुनौती है, हमारे पूरे देश में ये समस्या है।
बिल्कुल ऐसी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं कि पलायन रुका है और गांव में अब मेनली जो सुविधाएं हैं हम लोग कोशिश करें मैक्सिमम सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं। कोविड के टाइम पर जब इतनी सारी जनसंख्या में लोग वापस आए थे तो आपको जानकारी होगी कल्याणी नदी का जीर्णोद्धार उसी समय हुआ था और इन्हीं मजदूरों द्वारा किया गया था। इतना सराहनीय कार्य हुआ था कि उसको भारत सरकार द्वारा भी उसकी प्रशंसा की गई थी। तो इन दी एंड ये सब लोगों में ये लोग सक्षम हैं और हम लोग अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे तो जहाँ ये लोग हैं वहाँ एक अच्छा स्थिति देखने को मिलेगी, वहाँ एक अच्छा दृश्य की परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं और डेफिनेटली मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसा हो रहा है। तो हम धन्यवाद देंगे एकता सिंह जी को। और युवा IAS अफसर हैं, बहुत लंबा कैरियर है आपका भी आपके सामने। बाराबंकी में मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व निभा रही हैं और अब किसी जनपद में कुछ दिनों के बाद जिलाधिकारी के रूप में भी आपको करना होगा। बहुत सारे पद हैं IAS ऑफिसर्स के लिए और बहुत सी शक्तियां सरकार ने दी हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां सरकार ने दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके रूप में देश को एक श्रेष्ठ लोक सेवक आपके रूप में देश को मिला है और आप जहां भी काम करेंगी वहां पर संवेदनशीलता के साथ लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी, लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगी। और जनता से भी हमारी अपील है, सरकार की योजनाओं को जानिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। आप अपने गांव में रह के, अपने शहर कस्बे में कहीं भी आप रह के आप रोज़गार कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, PMEGP जैसी स्कीम्स हैं, महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स हैं, स्वयं सहायता समूह की स्कीम्स हैं, बहुत सी स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा उठाइए और जहाँ पर आप हैं वहीं पर सक्षम बनने का प्रयास करिए। धन्यवाद।